हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्मा मैथ्स एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो चलिए हम अपना सिलेबस शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का और शुरू करते हैं सेट्स से। तो सेट्स, सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होता है? सेट्स है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, हमें पता है कि सेट्स हम अच्छे से करते हैं, लेकिन पता है कि एक बार और अच्छे से हमारी रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैं आपका एक रिवीजन करवा रही हूँ। तो देखो, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें, नो कंफ्यूजन। ठीक है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, देखो ये सेट की नोटेशन है, ये करली ब्रेसेस है, इससे हम सेट को डिनोट करते हैं। तो देखो, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 3 इस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 3 इस सेट का नाम रख लेते हैं ए। जनरली हम सेट्स का नाम कैपिटल लेटर से ही रखते हैं, और ये हमारी नोटेशंस होती है सेट को डिनोट करने की। फॉर एग्जांपल 3 है, तो 3 इस सेट में बिलोंग करता है, 3 बिलोंग्स टू ए। अब 4 इस सेट में बिलोंग करता है, नो, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कंफ्यूजन किस टाइप से की कंफ्यूजन हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल दें कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस बात का कोई पैरामीटर नहीं है कि इंटेलिजेंट किस वे में। कोई किसी चीज में इंटेलिजेंट है, कोई स्टडी में इंटेलिजेंट है, कोई डांसिंग में इंटेलिजेंट है, किस चीज में इंटेलिजेंट की बात कर रहे हो? कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश में इंटेलिजेंट है। तो इस बात में अगर हमें बोल दिया कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सेट नहीं होएगा हमारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम सेट को। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से करते हैं। उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। सेकंड होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म क्या होती है? अब रोस्टर फॉर्म होती है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है ये हमने लिख दिया, जैसे 1 2 3। ठीक है, अब ये है हमारी रोस्टर फॉर्म कि कौन कौन से एलिमेंट्स है ये हमें क्लियर पता है। ठीक है, ये होगी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में वो हम ये लिखेंगे कि सेट फॉर्म कैसे हुआ है, बिल्ड कैसे हुआ है। तो वो सारे एक्स सच दैट, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अभी हमने सिर्फ ये बताया कि ऐसे फॉर्म होएगा भाई सेट। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं, अब देखो इसको देख के हम ऐसे लिख सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट सेट में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म से हम किस पे आ गए? रोस्टर फॉर्म पे। तो ये हमारा सेट फॉर्म हो गया, ये किसका, इसका हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, तो ये थी हमारी नोटेशन फॉर सेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट्स। अब देखो, सेट्स के टाइप आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, कौन कौन से सेट्स के टाइप्स हैं?
टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स में सबसे पहले आता है हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट और नेक्स्ट आता है हमारा इनफाइनाइट सेट। ये हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट तो वो हमारा होगा फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो वो हमारा होगा इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये सेट है हमारा A इज इक्वल टू 1 2 3। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स है, तो ये है हमारा फाइनाइट सेट। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये 1 2 3 अप टू सो जाता जा रहा है, ये जाता जा रहा है। ये बेसिकली कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम डिनोट बेसिकली ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इनफाइनाइट सेट, इसमें बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? सिंगल, एक नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1, तो वो होगा हमारा सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्टी सेट। देखो मुझे पता है कि हम सब इन चीजों से निकल चुके हैं, आप लोगों को ये सब बेसिक डेफिनेशंस है, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है कि इसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। इसको अगर हम ए से डिनोट करें तो ये ऐसे है, बेसिकली इसमें कोई एलिमेंट, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट को। हम इसको 5 से भी डिनोट करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है? 5, इसमें नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अब देखो भाई दो सेट्स हैं, उनको हम इक्वल कब कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल A और B दो सेट्स हैं, उनको हम इक्वल कब कहेंगे? जब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, उसके साथ साथ वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A B C D, ये है हमारा A सेट और दूसरा सेट है B A C D, ठीक है, ये हमारा दूसरा सेट है। तो क्या दोनों ये इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है कि जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होनी चाहिए। ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ये ए और बी इक्वल है। देखो भाई इस बात से हमें इस बात का भी पता चलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसे लिखी गई है, ए पहले लिखा गया है या बी पहले लिखा गया है, तो ये दोनों सेट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक बॉक्स में 4 बॉल पड़ी है, ठीक है, दूसरे बॉक्स में भी 4 बॉल पड़ी है। अब एक बॉल ऊपर है या दूसरी बॉल नीचे है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे कैसे है, उसमें भी 4 बॉल है, उसमें भी 4 बॉल है। अगर उन सबका कलर की बात कर ले हमने, तो उनका भी कलर अगर सबका रेड है और उनका भी, तो ये दोनों सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, देखो इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क है, ये बात हम अभी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनमें।
इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट, अब देखो दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब कहेंगे? दो सेट्स इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब उनकी कार्डिनैलिटी है, जो कार्डिनैलिटी है वो क्या होगी? इक्वल। वो होएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, उसके चलो भाई हम अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देती हूँ, हम साथ के साथ थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए केवीएस एनवीएस के लिए आप अपनी एक बुक परचेज कर लेना, यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से बुक है। देखो मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, ऑब्जेक्टिव की, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। और ये इसमें लेवल 1 लेवल 2 दो लेवल है, तो आप ये यहाँ से प्रैक्टिस करना, और थ्योरी तो मैं आपकी पूरी करवा ही दूंगी। ठीक है, ठीक है। और हम साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम साथ में। चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, स्टार्टिंग थोड़ा इजी से करते हैं। जैसे कि हम इसमें ये देख रहे हैं कि कौन सा सेट नल सेट है, विच वन इज नल सेट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल d इज इक्वल टू y सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेट देखना है हमें, वो सारे y लिखने हैं कि y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए देखो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 होगा, तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? √2 माइनस √2। तो ये सेट हमारा क्या है? एम्पटी तो नहीं है, इस सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अगला टॉपिक आता है हमारा सबसेट्स। इसमें हमने इतना ही किया है कि भाई रोस्टर फॉर्म, अभी तक हमने क्या किया कि हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, कि फिर आता है हमारा इक्वल और इक्विवेलेंट वाली बात से, उसमें मेन थी कि इक्वल में तो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट में कि कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबसेट। अब देखो भाई, कोई भी सेट है ए और बी उसका क्या होगा? सबसेट। ये कब होगा? बी इज सबसेट ऑफ ए। ये कब होएगा? जब जो ए में एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ए में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो बी में कौन, जो बी में है वो ए के ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बेशक सारे ना हो, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो ए के ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी और सी है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो बी इज सबसेट ऑफ ए इफ B belongs to capital B, then B belongs to capital A। अगर B B में है तो इसका मतलब वो पक्का B A में था, इसलिए वो B B में है। ठीक है, तो इस केस में वो क्या होएगा? B is सबसेट ऑफ A। ये है हमारी नोटेशन, नोटेशन किसकी? सबसेट। ठीक है, हम इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, B इसका मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। देखो अभी हमने क्या कहा, B और C, अगर मैं इसमें A और D भी ऐड कर दूं तो यहाँ का हर एक एलिमेंट आया यहीं से है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों अगर देखें सबसेट है वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल भी तो है, तो ये क्या हो गया? ये दोनों इक्वल भी हो गए, तो इसका सबसेट भी है और इक्वल भी है, तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि एवरी सेट, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई भाई, every set is subset of
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। नेक्स्ट आता है कि हम देखेंगे कि जो एम्प्टी सेट होता है वो भी सबसेट होता है एवरी सेट का। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल कंसीडर करो, ठीक है। बी मैंने लिखा, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है भाई, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट कैसे हो गया ये? अब देखो, कोई भी एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा वो यहीं से आना चाहिए, और यहीं से कोई एलिमेंट नहीं आया, तो ये बात तो कहीं पे भी नहीं आई ना कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है वो यहां से ना आके बाहर से आ गया हो। ऐसा तो ये बात तो नहीं हुई कहीं पे भी। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट सबसेट की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी क्या है? ए का सबसेट है। बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है एवरी सेट का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट में देखो भाई क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ B is proper set of A if every element of B is element of A, but not every element of A is element of B। देखो कंफ्यूजिंग नहीं है ये लाइन, बिल्कुल सिंपल है कि हर एक एलिमेंट बी का वो ए का एलिमेंट होएगा। जैसे कि हमने लिखा था A इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, अगर मैं बी सी लिखूं तो हर एक एलिमेंट बी का ए का एलिमेंट है, लेकिन हर एक ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और डी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बी है जो ए का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो इक्वलिटी वाला साइन है, इक्वलिटी वाला साइन वो यहाँ पे नहीं आएगा प्रॉपर सेट्स में। ठीक है, अब जैसे देखो, जो आर है हमारा रियल लाइन है, उस पे कोई भी इंटरवल लोगे आप, वो कभी भी, कोई भी फाइनाइट इंटरवल की बात कर रही हूं मैं, वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होएगा आर का। ठीक है, जैसे कि ये हमारी लाइन है, यहाँ पे कोई भी इंटरवल ले लिया हमने, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट होएगा आर का। ये है एग्जैक्ट एग्जांपल देख सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। जैसे हमें पावर सेट ऑफ ए, सेट ए निकालना है, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इट इज सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, ये है हमारा कोई भी गिवन सेट, और इसका निकालना है हमें पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको। अब देखो भाई, 1 एक सिंगल एलिमेंट को लेके, ये इसका क्या है? सबसेट है। नेक्स्ट है सिंगल एलिमेंट 2, सिंगलटन सेट है, ये भी इसका सबसेट है। और आता है 1 2, इटसेल्फ भी इसका सबसेट होता है। नेक्स्ट आता है 5, हमने देखा था एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होता है। ठीक है, तो
ये भी इसका सबसेट है, और कोई भी आप ऐसा नहीं देखोगे सबसेट जो हमारा इस सेट में ना आया हो और इसका सबसेट हो। ठीक है, तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। तो देखो भाई, इसमें 2 एलिमेंट्स थे और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, रिजल्ट लिख लेते हैं हम कि उसमें ये देखते हैं कि पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, there are 2 power n elements in power set of A where A has n elements. अगर A के पास n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने होंगे? 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पावर सेट का क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई कंपैरेबल सेट। कंपैरेबल सेट, कंपैरेबल सेट देखो क्या होता है कि अगर A और B 2 सेट हैं तो वो कंपैरेबल कब होंगे? अगर चाहे तो A सबसेट ऑफ B हो या फिर B सबसेट ऑफ A हुए तो ही हम उनको क्या बोलेंगे? कंपैरेबल सेट्स। ठीक है, तो इफ वन इज सबसेट ऑफ अनदर तो 2 सेट क्या होंगे? कंपैरेबल सेट होंगे। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चंस आ जाता है कई बार एग्जाम्स में बिलोंग टू और सबसेट, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें क्या हो गया कि ये इसमें सेट इसमें बिलोंग करता है या इसका सबसेट है। फॉर एग्जांपल हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा। ठीक है, लेट A इज इक्वल टू 5 1 1 5 7। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? पहला क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि 5 बिलोंग्स टू A। ठीक है, नेक्स्ट है 1 5 बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट है 1 5 इज सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट है 7 1 is not a subset of A। नेक्स्ट है 5 is subset of A। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर हमने कर लिया अच्छे से तो जो बिलोंग्स टू और सबसेट वाला कंसेप्ट है उसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखो, अब देखो 5 है, 5 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स का सिंबल है। अब देखो इसमें 5 है ना, 5 इसके अंदर, जो बिलोंग्स का मतलब कि इसके अंदर सेट में है वो एलिमेंट। ठीक है, तो 5 बिलोंग्स टू ए, यस इट इज ट्रू। 1,5 इज, जो ये सेट है वो दिस बिलोंग्स टू ए, तो सेट की बात कर रहा है हमें, सेट इस सेट में बिलोंग करता है। सेट में भी तो सेट हो सकता है, तो जैसे जो ये बेसिकली क्या है, एलिमेंट है। जैसे ये है 1,5, ये है तो खुद एक सेट, लेकिन यहाँ पे तो ये इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो 1,5 क्या है? बिलोंग्स टू ए, यस दिस बिलोंग्स टू ए। 1,5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो, ये हम यहां से नहीं बोलेंगे ये इसका सबसेट है। अगर ये और ये अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये इसका सबसेट नहीं होता। ठीक है, अब ये इसका सबसेट है, क्यों? क्योंकि देखो 1 और 5 इसके 2 एलिमेंट है, इन दोनों को मिला के मैंने एक सेट बना दिया 1,5। ठीक है, अब ये जो सेट है ये हमारा इसका सबसेट बन गया, तो इसलिए ये इसका सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन अगर ऐसे होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता।
क्यों? क्योंकि फिर उसमें अगर इसको सबसेट बनाना है तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ता, दिस इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7,1 सिंगलटन 1। अब देखो सिंगलटन 1 क्या इसमें है? सिंगलटन 1 ये सेट, और फिर वो उसका पूरा सेट बनाया। सेट में जो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या यहाँ पे एलिमेंट्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगलटन 1 है वो एज ए सबसेट इसका, एज ए सेट इसका एलिमेंट नहीं है, वो खुद एक एलिमेंट है 1। सेट ये इसका एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो आप? तो ये जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये एलिमेंट है ये इस सेट में आता ही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ये भी वो ऐसे ही बोल रहा था कि भाई ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये बात ट्रू है इसकी। ठीक है, देखो नेक्स्ट है 5 को सेट में डाला और फिर उसका सेट बनाया, वो एक सबसेट है ए का। अब देखो क्योंकि हमें पता है कि ये जो 5 सेट में ये इसका एलिमेंट है, उस एलिमेंट को सिंगलटन एलिमेंट, जैसे ये 1 है तो इसका हमें सेट बनाना है, तो ये सेट तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का ये हमारे पास अब एक एलिमेंट है, ये रहा एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट का हमने क्या बनाया? सेट। ठीक है, सेट, अब सेट बन गया तो वो उसका सबसेट तो होएगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए बिलोंग्स टू और सबसेट में। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये देखना है कि ये जो यहाँ पे दे रखा है वो सबसेट अगर होना तो उसका हर एक एलिमेंट, यहाँ का भी हर एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम देख लेते हैं हम। वेन डायग्राम बहुत ही हेल्पफुल है, कोई भी मैक्सिमम सेट्स के क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं हम। वेन डायग्राम के लिए हमें पता होना चाहिए यूनिवर्सल सेट का। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर हम 3 सेट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, नेक्स्ट सेट है हमारा 1 4 5 और सी सेट हमारा 6 7 8। ठीक है, तो जो सारे सेट्स अंडर कंसिडरेशन हैं उन सबके एलिमेंट्स किसी एक सेट से ही आए हैं। उस सेट को मान लो मैं ये लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इन सेट के लिए ये सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट यहीं से आया है। ठीक है, तो ये है होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो चलो वेन डायग्राम करते हैं हम। वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? देखो भाई हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की हेल्प से। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट है वो सिर्फ इसी के अंदर से आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के बाहर चला गया। बाहर तो अब यूनिवर्स के बाहर कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो ये हम ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करते। चाहे तो जो सेट है उसको ये इसके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंड्री को भी टच कर सकता है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भाई हम यूनियन और इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनियन होता क्या है और इंटरसेक्शन होता क्या है। उसके लिए मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो भाई ए और बी दो सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 और बी है 4 5 6।
तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, इन दोनों एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके इस सेट में डाल दो, 1 2 3 4 5 6, तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे इन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन क्या होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, क्या कॉमन है इनमें। तो अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये होता है हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम के हेल्प से हम इसको सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए और बी। तो ये दोनों, अगर हमें यूनियन रिप्रेजेंट करना है इनका, तो ये और ये पूरा है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, अब देखो ये और ये, तो ये जो कॉमन एरिया है ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये यू है, तो ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और ये होता है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। देखो भाई, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि भाई दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एंड लॉ ऑफ यू, ये सब फॉलो करते हैं। तो बारी बारी से हम इनको देख लेते हैं, ताकि कहीं पे भी अगर ये लॉ ऑफ दिस आए तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या होता है लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट, लॉ ऑफ फाई, क्या होते हैं ये। तो उसके लिए हम एक बार इनको अच्छे से देख लेते हैं। ये सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ये कुछ भी प्रॉपर्टी हो तो उन पे हम देख सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट इस प्रॉपर्टी पे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आता हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, देखो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि ए और बी दो सेट्स हैं हमारे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करें, तो ये दोनों इक्वल अगर आ गए तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और इक्वल नहीं आए तो ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यही होती है, ये किसी भी प्रॉपर्टी के लिए होती है। इंटरसेक्शन में करना है तो इंटरसेक्शन कर लो दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। कहने का मतलब इनको हमें क्या करना होता है, इंटरचेंज करना होता है, फिर देखना होता है कि वो प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए देख लेना आप, तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा में हम इसको और अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो ए यूनियन बी है और बी यूनियन ए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, एग्जाम्पल भी हमने किए थे 1 2 3, ए है हमारा और बी है हमारा 4 5 6, तो इनका यूनियन निकालोगे ए यूनियन बी, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, ठीक है, 4 5 6, और बी यूनियन ए निकालोगे, उसमें भी यही है कि इन दोनों को इकट्ठा कर दो, यही आने हैं सेम, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, और या बी और ए में क्या कॉमन है, ए और बी में, इस बात में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों लॉ ऑफ कम्यूटेटिव होल्ड करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की बात करें, ये एज ए स्टेटमेंट भी हमारे पेपर में आ सकता है कि भाई
क्या यूनियन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है? तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है तो हम कैसे आंसर करेंगे? इन प्रॉपर्टी का तो हमें पता है, ये भी पता होनी चाहिए ना, इसी प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ कम्यूटेटिव बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, TIV, एसोसिएटिव लॉ। अब देखो एसोसिएटिव की जब भी बात आती है किसी भी प्रॉपर्टी में तो हमें उसमें तीन चीजें चाहिए, मतलब यहाँ पे सेट्स की बात कर रही है तो हमें तीन सेट्स चाहिए, ABC। इसमें क्या होता है कि जैसे हम यूनियन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है अपनी यहाँ पे? यूनियन। तो B यूनियन C करे और उसका A के साथ यूनियन करे, इन दोनों को इकट्ठा करे, या फिर A यूनियन B इन दोनों को इकट्ठा करे, इसका यूनियन C के साथ ले, तो ये अगर इक्वल आ गए सारे तो हम बोलेंगे कि यूनियन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सिमिलरली हम इंटरसेक्शन का देखें कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, इन दोनों को इकट्ठा करें, या फिर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इन दोनों को इकट्ठा करें, तो ये दोनों सेम आएंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे कि इंटरसेक्शन हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रूफ एक एक प्रूफ करवाने की आपको लोगों को जरूरत है नहीं, हमें पता है कि B यूनियन C करेंगे, उसका A के साथ यूनियन करेंगे, तीनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दीजिए, इसमें भी यही बात है, A यूनियन B करो फिर उसका C के साथ यूनियन करो, तो ये भी सेम बात है, तो हाँ यूनियन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन में देखें तो B इंटरसेक्शन C करो, B और C में क्या कॉमन है? ठीक है, फिर उसमें जो कॉमन है उसका A के साथ कॉमन निकालो, ये तो ये निकल गया। अब A और B में क्या कॉमन है, उसका C में क्या कॉमन है वो निकालोगे, तो ये हमें कहने का मतलब A B और C तीनों में ही क्या कॉमन है वो देगा, तो ये हमारे दोनों इक्वल आएंगे, तो इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि A यूनियन A इज इक्वल टू A, या A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की भी आपको पता होगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर A आ जाए तो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमिलरली ये को इसी बात को हम यहाँ पे लेके आए हैं कि A यूनियन A करे तो वो A ही आ जाए, तो अगर इस ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट या फिर आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब देखो क्या ऐसा होता है, A का A के साथ ही यूनियन करो, A फॉर एग्जांपल क्या है 1 2 3 है, और A दोबारा लिख लो चाहे तो 1 2 3, तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो वही आएगा, तो यस दिस होल्ड्स। इंटरसेक्शन करोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? पूरा ही कॉमन है, ये तो दोनों इक्वल ही कॉमन है सब कुछ, तो ये क्या है? A ही आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन और यूनियन लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी इसमें क्या है, जैसे कि आइडेंटिटी यहाँ पे बेसिकली हम फाई को बोल रहे हैं, तो A यूनियन फाई करे और A इंटरसेक्शन फाई करे। ठीक है, यूनियन करेंगे तो A यूनियन फाई करेंगे तो कौन आएगा? A ही आ जाएगा, और A इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो हमारा फाई ही आ जाएगा। ये है हमारी लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फाई क्या है? नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट A में कुछ नहीं डाला तो वे A ही रहेगा। इंटरसेक्शन में हमने किसके साथ, उसमें तो कुछ नहीं है, इसमें मान ले बहुत सारे एलिमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कुछ कॉमन नहीं होगा, फाई। तो ये है हमारा लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ यू, यूनियन यूनिवर्सल सेट वाला यू है ये, तो A यूनियन यू इज इक्वल टू U और A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू
ए। ये है हमारा लॉ ऑफ यू फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इस बात को भी हम अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में से ही आया है ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे मतलब उन दोनों में क्या कॉमन है, तो ए ही कॉमन है, तो ये हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ यू। ठीक है, तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी इकट्ठा ही कर ली है। ठीक है, और अगर वेन डायग्राम की हेल्प से हम देखें तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम इन चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। जैसे एसोसिएटिव वाला हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हम एक बार वेन डायग्राम की हेल्प से देखना चाह रहे हैं। बस इससे आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ए बी यूनियन सी, ए बी और सी, ए बी और सी, बी यूनियन सी करोगे तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये बी का पूरा और सी का पूरा, उसका यूनियन कर दो ए के साथ, ए बी पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये एरिया आया है वो है हमारा दिस। अब बी ए यूनियन बी करो, पहले इन दोनों को डार्क कर दो फिर सी को डार्क कर दो, तो ये आ जाए, तो दोनों ये ही आएंगे। ठीक है, तो यहां से भी हम क्लियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसे कि अब एक सेट में मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 आ जाए, 1 2 3 है और बी है हमारा 4 5 6, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है हमारे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी कोई भी सेट ए है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश या फिर ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से देखें तो अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए सेट है कोई भी, तो जो ये बाहर बच गया यूनिवर्सल सेट में, ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स देख लेते हैं हम अच्छे से भाई कि क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट से भी अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट है हमारे पास, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वो हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ये इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, वो सारे एक्स सच दैट, देखो मैथ्स में अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ना, एक्स सच दैट, ये अपने दिमाग में बोला करो कि ये लिख क्या रखा है, तो एक्स वो सारे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में तो आना चाहिए लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो वो सारे एक्स जो ए में बिलोंग करते हैं और बी में बिलोंग नहीं करते वो होंगे हमारे इनके डिफरेंस में, ए माइनस बी में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से देखें कि 1 2 3 4 और बी है हमारा 2 4 7 9। ठीक है, तो a माइनस बी निकालेंगे तो वो सारे a b में नहीं होने चाहिए। ठीक है, a के एलिमेंट्स और b में नहीं होने चाहिए, तो जैसे 1 है, 1 इसमें है और इसमें नहीं है, 2 इसमें तो है लेकिन इसमें भी है, वो तो हमें हटाने हैं, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। 3
3 इसमें है और इसमें नहीं है, 4 इसमें है और इसमें भी है, ये तो हमें हटाना है तो ये हट गया, तो a माइनस बी हमारा 1 और 3 आया। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस। अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखोगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये a है और ये b है। ठीक है, हमें a बट नॉट b, a के एलिमेंट लेकिन b में नहीं होने चाहिए, a के एलिमेंट ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो b में भी है, तो सिर्फ ये एलिमेंट्स देखेंगे हम, ये एलिमेंट्स कौन से हैं जो a में है और b में नहीं है। तो जो ये हमारा शेडेड एरिया है ये है a माइनस बी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं हम। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, a और b दो सेट है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम a डेल b से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि a माइनस बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन कर दिया b माइनस a के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, इसमें वो एलिमेंट है जो a में है b में नहीं है, यहाँ पे वो एलिमेंट जो b में है a में नहीं है। ठीक है, और उन सारे एलिमेंट्स का हमने यूनियन कर दिया। वेन डायग्राम के हेल्प से देखिए तो क्या है, अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये a सेट है, ये b सेट है, तो वो सारे एलिमेंट a में है b में नहीं है, तो a में है और b में नहीं है, वो तो ये हो गए a माइनस बी, तो ये हो गया, और b माइनस a, b माइनस a b में है a में नहीं है, तो वो ये एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन ये है हमारा a डेल b, a डेल b, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनियन के केस में ये, और इंटरसेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये है भाई हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। देखो इसमें क्या है बेसिकली, अब देखो इस बात को रटना नहीं है, इस बात को क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो अपने दिमाग में ये रखेंगे कि भाई क्या कह रहा है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो क्या कह रहा है ये कि ए यूनियन बी का, जो दोनों का यूनियन करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होके यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है अगर, तो ये अलग अलग होके इंटरसेक्शन का क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें कितने कॉम्प्लीमेंट दे रखे हो, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, कि जब भी ए यूनियन बी दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया, तो सीधा पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो और सिमिलरली यहाँ पे यूनियन था तो इंटरसेक्शन होएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसमें हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी और आते हैं भाई,
कि यूनियन और इंटरसेक्शन इंटरचेंज कैसे हो जाते हैं, ठीक है, वो भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। सेट्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता होनी चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो बेसिकली क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें क्या है कि बी यूनियन सी और उसका इंटरसेक्शन लिया हमने ए के साथ, तो क्या हो जाएगा फिर ये ए का इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे कौन है यूनियन, तो यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो ये इंटरसेक्शन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे और ये बात हम यूनियन में भी अप्लाई करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, तो भी ऐसा ही होगा। ए यूनियन बी ये इसका इंटरसेक्शन होएगा ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी और किसके फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसमें हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब कि आप ऐसे समझोगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं भैया हमें ये निकालने के लिए, ठीक। देखो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी, है ना, अकेली मैम कुछ नहीं करवा सकती, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब देखो भाई, मैं एक सेट ले लेती हूं ए, एग्जांपल कर रहे हैं हम। ए क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और बी है हमारा वो सारे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा, नेक्स्ट है कि ए माइनस बी क्या होगा, नेक्स्ट है बी माइनस ए क्या होगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, हमें पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अब एक्स, वो सारे एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, तो हम निकाल ही लेते हैं ना इस कंडीशन को, कौन से एक्स सेटिस्फाई करते हैं रियल नंबर में। तो देखो इस एक्स में कौन से है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √8 2√2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब देखो क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका रैशनल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कौन है, ये सारे रैशनल है, ये कौन आए, बी सेट कौन सा है हमारा 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी रैशनल नहीं है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में तो कुछ नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो 5 आएगा। माइनस बी निकालोगे, ए में से बी हटा दो, ठीक है, तो बी कौन है, ये ए में जब ये है ही नहीं तो इसका मतलब कुछ नहीं हटाना, तो क्या आ जाएगा ए, पूरा ए क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। बी में से ए हटा दो, बी में जो एलिमेंट है क्या कोई यहाँ पे रैशनल नंबर है, नहीं, तो रैशनल नंबर हटाने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये बी माइनस ए कितना आ जाएगा, बी, ठीक है। तो ये हम अच्छे से निकाल सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सपोर्टिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।